नमस्कार, मैं राकेश वशिष्ठ चर्चा आधारित कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम मानव स्वास्थ्य से जुड़े बेहद गंभीर विषय पर चर्चा लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पूरी दुनिया में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक ऐसी गंभीर बीमारी जो हमें हमारे समाज में, हमारे आसपास बेहद तेजी से देखने को मिल रही है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे घातक बीमारी कैंसर के बारे में और जानेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल यानी कि हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, हमारा खान पान किस तरह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी के विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरह हम हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव कर कैंसर की आशंका को कम कर सकते हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम डॉक्टर साहब के साथ सवाल जवाबों के दौर में आए उससे पहले कैंसर के क्षेत्र में विश्व स्तर पर काम करने वाली संस्था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के हवाले से एक बेहद जरूरी आंकड़ा आपके साथ साझा करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में लगभग प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है, जिसमें से 40% अधिक यानी कि 40 लाख मौतों का कारण धूम्रपान, शराब का सेवन, अनहेल्दी खाना और किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना करना है। सीधे तौर पर कहें तो हमारी जीवन शैली भी काफ़ी हद तक इस घातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, हम सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपसे यही कि हम सब इस बात को जानते हैं कैंसर एक घातक बीमारी है और सामान्य व्यक्ति इसका नाम सुनते ही घबरा भी जाता है, जो लाजमी भी है। आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में और सरल शब्दों में बताएं कि असल में कैंसर है क्या। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कैंसर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, मिथ्स जो हैं वो पब्लिक के माइंड में है। और सबसे नंबर 1 मिथ जो है, नंबर 1 भ्रांति जो है वो ये है कि कैंसर एक घातक बीमारी है। जी, कैंसर एक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है, उससे कोई नहीं डिनाई करता जी। बट घातक बीमारी नहीं मानते हम लोग उसको, क्योंकि आज की तारीख में जो 30 से 40% कैंसर के रोगी हम लोग पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और 30 से 40% कैंसर रोगियों की बीमारी को हम लोग एक क्रॉनिक डिजीज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अस्थमा के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो कैंसर भी अब तेज़ी से ऐसी बीमारी हो पा रही है, होने जा रही है और हो गई है, जिसमें आप ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और अपना नॉर्मल लाइफ आप लिव कर सकते हैं। तो सबसे पहली भ्रांति तो अपने दर्शकों के जहन में से मैं ये रिमूव करना चाहूँगा कि कैंसर को घातक माने जाए। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि कैंसर क्या होता है, तो इसकी सरल भाषा में अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किसी देश में टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है। कैंसर अपने शरीर के आतंकवादी होते हैं और आतंकवादियों की क्या प्रवृत्ति होती है, वो जो जहाँ पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के नुकसान पहुंचाते हैं और उनके जो रूल्स होते हैं उस कंट्री के, उसको फॉलो नहीं करते। तो सिमिलरली जो बॉडी के रूल्स और चेक्स होते हैं डिवीजन पे, ग्रोथ पे, इन्वेजन पे, मेटास्टेसिस पे, वो ये कैंसर की कोशिका फॉलो नहीं करती। सो अनियमित तरीके से मल्टीप्लाई करती है, इन्वेड करती है और स्प्रेड करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है और शरीर को ख़त्म करके मृत्यु की तरफ ले जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि उतना भी घातक है नहीं। वर्तमान समय में हमारे पास इस तरीके के साधन उपलब्ध हैं कि हम उसका इलाज ठीक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो इस बात को सुनते ही घबरा जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है, ये हो गया है। समाज में भी इस तरीके की भ्रांतियाँ चलती हैं। तो आप विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते इसकी गंभीरता को कैसे देखते हैं? घातक नहीं है लेकिन गंभीर तो है। उसमें हम लोग नहीं डिनाई करेंगे कि सीरियस डिजीज़ होती है और उसमें अलर्टनेस और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ आपको और अपने दर्शकों को हाईलाइट हम करें
कि अपना देश जो है और अपनी देश जैसे दूसरे विकासशील देश जो हैं, जिसको लो मिडिल इनकम कंट्रीज अपन बोलते हैं, उसमें कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने वाला है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और इसको हम लोग कैंसर सुनामी बोलते हैं कि अपन लोग एक कैंसर सुनामी के कगार पे खड़े हैं। और कैंसर के बारे में जानकारी सब लोगों को, ले पब्लिक को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेस को, मीडिया को ये जानकारी होनी एकदम ज़रूरी है, नहीं तो अपन इस सुनामी का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ये पक्के आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में, अपने देश में हर 9 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होएगा। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड जो इस बीमारी की है, जो प्रॉब्लम की है, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। नहीं सर, आपने ये अभी बताया कि जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ इस तरीके की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो इसका कोई विशेष कारण? इसमें 2 या 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम लोग अपने समाज से जो टोबैको का कर्स है वो अपन हटा नहीं पाए हैं जी। पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से हमने करी है कि किसी तरीके से धूम्रपान, जर्दा, गुटखा अपन अपने समाज से हटा पाएँ, बट वो नहीं हटा पाए हम। और ये अनुमानित है कि 200 टाइम्स जो इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर होएगा वो धूम्रपान की वजह से होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर का इंसिडेंस अपने देशों में इंक्रीज होने का ये है कि अपनी पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है। अभी यंग पीपल ज़्यादा हैं, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में बुज़ुर्ग ज़्यादा होंगे, और ये कैंसर की बीमारी जो होती है ये बुज़ुर्गों की बीमारी होती है। तो इन 2 कारणों की वजह से ऐसा अनुमानित है कि 300 से 500 टाइम्स जो है कैंसर का इंसिडेंस अगले 10 साल में, 20 साल में बढ़ेगा। सर, हम देखते हैं कि कैंसर में शुरुआती लक्षण के तौर पे हमें देखने को मिलता है कि कहीं कोई छोटा ट्यूमर, जिसको गांठ हम बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तो क्या सभी तरीके की गांठें जो होती हैं वो कैंसर होती हैं, या ट्यूमर्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं, कैंसर और नॉन कैंसर? देखिए, अपने शरीर में कोई 100 से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं और 30 या 40 से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो कैंसर का कोई एक लक्षण नहीं होता। बेसिकली जहाँ से बीमारी शुरू होती है उस अंग से रिलेटेड, उस ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। बट कुछ सामान्य सिम्टम हैं जिनको जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनिशियल स्टेज में जब सिम्टम्स शुरू ही हुए हैं, अगर उस टाइम पे डॉक्टर के पास जा कर के टेस्ट करा लिया जाए, एग्जामिनेशन करा लिया जाए, तो कैंसर को अपन प्रथम स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं या सेकंड स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। और फर्स्ट सेकंड स्टेज में जो क्योर रेट्स हैं वो 70%, 80%, 90% होती हैं। सो जो आम लक्षण हैं जिन पे आपने को ध्यान रखने की बात है, एक लक्षण आपने बताया, शरीर के किसी भी हिस्से में, स्तन में, स्किन में, कहीं पे भी कोई गांठ हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट कराना चाहिए। ठीक, सारी गांठें कैंसर की नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, बट फिर भी टेस्ट कराने में अपने को कोई हर्जा नहीं है। अगर 10 में से 1 गांठ भी कैंसर की गांठ है और अपन ने उसको प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज कर लिया तो 90% तक क्योर रेट्स होते हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो अपने को ध्यान रखने की बात है, जैसे किसी भी ऑरिफिस से, नाक से, मुंह से, कफ में, यूरिन में, स्टूल में, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होए तो वो गंभीर लक्षण हो सकता है, वो रेड फ्लैग हो सकता है अर्ली कैंसर का। और सिमिलरली अगर निगलने में दिक्कत हो, लंबी खांसी हो जो ठीक नहीं हो रही हो, और पर्टिकुलरली अगर आप स्मोकर हो, कोई मुंह में छाला हो, कोई बिना कारण के बुखार आए लंबे टाइम तक, बिना कारण के वेट लॉस होए, मलमूत्र की जो नॉर्मल शैली होती है उसमें अगर चेंज होए, तो ये सब लक्षण, जैसे कोई तिल है आपके जो एकदम से बढ़ने लग जाए, तो ये
गंभीर लक्षण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उसमें कैंसर का डायग्नोसिस ही होता है, बट ये इम्पोर्टेंट मैसेज अपने को देना है आज कि अगर प्रारंभिक अवस्था में आप चेकअप करा लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो एक तो आपके माइंड में से बोझा खत्म हो जाएगा, और अगर प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का पता लग जाएगा तो बहुत हद तक 80-90% तक 10 में से 8 या 10 में से 9 पेशेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। सर, आपने इनिशियल स्टेज के बारे में बताया कि इनिशियल स्टेज में अगर लोगों को अपने शरीर में उस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं तो वो जाएं और उसको डायग्नोस कराएं। ये स्टेजेस को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आपने जैसे कहा, नॉर्मली लोगों का ध्यान नहीं जाता है इन सब चीज़ों के ऊपर कि इस तरीके का कोई चेंज हुआ या उसको इग्नोर किया। तो स्टेजेस को आपने कैसे बांटा हुआ है कि यहाँ तक पहुँचे तो ये प्राइमरी या इनिशियल स्टेज है, उसके बाद सेकेंडरी या फिर आगे और घातक स्थिति में हम पहुँच रहे हैं? सो अगर ब्रॉडली अपन देखें तो पहली स्टेज का कैंसर हम लोग उसको मानते हैं जो जिस अंग से बीमारी शुरू हो रही है उसी अंग में सीमित होती है। दूसरी और तीसरी स्टेज का उसी अंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें बीमारी दिखती है, तो उसको हम दूसरी और तीसरी स्टेज का मानते हैं। और अगर बीमारी खून के रास्ते डिस्टेंट ऑर्गन्स में पहुंच गई है, जैसे स्तन का कैंसर शुरू हुआ पहली स्टेज, स्तन का कैंसर बड़ा हुआ, स्किन को भी इन्वॉल्व किया तो दूसरी स्टेज, स्तन का कैंसर बगल में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ हैं, वहाँ पहुँच गया तो तीसरी स्टेज, और अगर खून के रास्ते ब्रेन में या बोन्स में या लंग्स में या लिवर में फैल गया तो चौथी स्टेज। इसमें आमतौर पे पहली स्टेज पे हम लोग सिर्फ सर्जरी करते हैं या सिर्फ रेडिएशन देते हैं। दूसरी तीसरी स्टेज में लोकल ट्रीटमेंट यानी सर्जरी या रेडिएशन के बाद कीमोथेरेपी भी देते हैं, और चौथी स्टेज में सिर्फ कीमोथेरेपी से बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज तक बीमारी को हम लोग क्योरेबल मानते हैं जी, और क्योरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट देते हैं। चौथी स्टेज के पेशेंट्स को हम लोग कंट्रोल के लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैंसर जो होता है ये सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, और महिला और पुरुषों में जेंडर के हिसाब से देखें तो कैंसर की अलग अलग क्या स्थिति, और दोनों में गंभीरता का स्तर क्या एक जैसा होता है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अपने शरीर में बहुत सारे तरीके की कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो उन किसी भी ऑर्गन सिस्टम से किसी भी सेल में से कैंसर हो सकता है। तो 100 से ज़्यादा टाइप्स के कैंसर होते हैं। हर एक कैंसर के लक्षण अलग होते हैं, और हर एक कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री कि वो कैसे बिहेव करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, वो डिफरेंट होती है। सो इसीलिए हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। अभी जैसे अपन महिलाओं में माने कि सबसे प्रचलित कैंसर, सो 2 सबसे ज़्यादा प्रचलित कैंसर हैं, एक तो स्तन का कैंसर और एक सर्विक्स का कैंसर। सर्विक्स मीनिंग बच्चेदानी का जो मुख होता है उसका। और विलेजेस में जो सर्विक्स का कैंसर है वो नंबर 1 है अपने देश में, और सिटीज़ में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। और ये फ़र्क इसलिए है कि जो जीवन शैली शहरों में है वो जीवन शैली गाँव में से फ़र्क होती है, और ये जो लाइफस्टाइल डिफरेंस है बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज़, उसकी वजह से सिटीज़ में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। पुरुषों में अगर माने तो 2 सबसे प्रचलित कैंसर जो हैं वो एक तो मुंह का, गले का, खाने की नलकी का, और दूसरा लंग्स का। और ये दोनों कैंसर जो हैं वो या तो स्मोकिंग से होते हैं या टोबैको से होते हैं। दोनों प्रिवेंटेबल कैंसर हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी आपने जो जिक्र किया कि लाइफ स्टाइल का, ये बात सही है कि हमारी लाइफ स्टाइल से हमें कई तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो हमारी वर्तमान लाइफ स्टाइल या आधुनिक जीवन शैली जो हमारी है वो कैंसर को बढ़ाने में किस तरह सहायक हो रही है? ये पिछले 2 डिकेड से, मतलब 20 साल से या 30 साल से हम लोगों को पक्की जानकारी अब हो गई है कि 50% से 70% तो कैंसर्स होते हैं वो लाइफस्टाइल के कारण होते हैं। आम जानकारी है कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक्स हैं, ओबेसिटी है, ये लाइफस्टाइल से होता है। बिल्कुल। बट अब ये पक्की नॉलेज है अपने पास कि कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और अगर अपन कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो कम से कम 50% कैंसर्स को अवॉइड किया जा सकता है।
अच्छा, ये लाइफस्टाइल चेंज जो है, ये जीवन शैली में जो परिवर्तन है, ये अगर आपकी उम्र पे होगा 20 साल की एज पे या 30 साल की एज पे सॉरी, तब ये कारगर होएगा। मेरी उम्र पे 60 ईयर्स 65 ईयर्स पे अगर मैं आज अपनी जीवन शैली चेंज करूं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अपने को, अपने स्कूल गोइंग बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चों को, यंग प्रोफेशनल्स को कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देनी है। ये बहुत ज़रूरी है अगर अपन इस सुनामी को रोकना चाहते हैं। सर, अभी आप जिक्र कर रहे हैं कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल। क्या है कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आई थिंक सब लोग ध्यान से सुनिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है। अगर आप 20-30 साल के हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत बेनिफिट होता है उससे। नंबर 2, एक्सेस वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी से एकदम दूर रहना है। नंबर 3, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस से दूर रहना है। उसमें सबसे ज़रूरी नंबर 1 इज़ टोबैको। चाहे आप उसको बीड़ी सिगरेट के फॉर्म में लें, चाहे जर्दा गुटखा के फॉर्म में लें, उससे 100% कैंसर प्रिवेंशन होता है, ये बिल्कुल हमको मालूम है। तीसरी चीज़ अल्कोहल। अभी इस साल जो है वो WHO ने ये माना है कि सारे लेवल्स ऑफ ड्रिंकिंग जो है, चाहे कम मात्रा में हो, चाहे एक पैग एक हफ्ते में हो, सबसे नुकसान होता है। कोई भी लेवल ऑफ ड्रिंकिंग जो है वो सेफ नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो कम इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू सर्टन हार्मोन्स, एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स। बट ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल में डाइट का है। अगर आपकी डाइट में खूब सारे कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, खूब सारा फाइबर है, तो वो कैंसर प्रिवेंट करेगा बहुत सारे ऑर्गन्स का। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति ये आती है, जनरली लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से, अभी आपने रेडिएशन का जिक्र किया, तो यूवी रेज हमें सूर्य की रोशनी मिल रही है, तो वो भी एक तरीके का रेडिएशन है। तो क्या मोबाइल टावर से वाकई में कैंसर होता है? देखिए, बहुत स्टडीज़ हुई हैं इसकी राकेश जी। मतलब साइंटिस्ट ने बहुत गंभीरता से इस विषय को स्टडी किया है और अभी ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है कि मोबाइल टावर से या जो अपन सेल फोन यूज़ करते हैं, कान में लगा करके लंबी लंबी बातें करते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कैंसर से है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। बट मेरी सलाह फिर भी ये है, और मेरे जैसे विशेषज्ञों की सलाह ये भी है कि अगर थोड़ी सी भी संभावना है इसकी, जो विकिरण निकल रहे हैं, जो रेज निकल रहे हैं इन मोबाइल टावर से और इन पर्टिकुलरली सेल फोन के हैंडसेट से, तो आप अगर बात करनी है आपको तो छोटी बात कीजिए, और अगर आप ईयरफोन लगा के बात कर सकते हैं तो ईयरफोन लगा के बात कीजिए। रात को जब आप सो रहे हैं तो अपने सेल फोन को 1 फीट के बजाय 1 मीटर दूर रखिए। तो ये तो कॉमन सेंस प्रिकॉशंस हैं जो अपने को करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये शराब और धूम्रपान कैंसर के रिस्क को बढ़ाते कैसे हैं? इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है हमारे शरीर में? जब हम धूम्रपान करते हैं, हम शराब पीते हैं, होता क्या है जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स डेवलप होते हैं? देखिए, सिगरेट और जर्दा गुटखा मतलब इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो अपने नॉर्मल सेल्स के डीएनए में परिवर्तन लाते हैं, उसमें म्यूटेशन लाते हैं, और इस म्यूटेशन के कारण जो है वो कार्सिनोजेनेसिस होता है, कैंसर का जनन होता है। अभी हम लोगों को ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमारे घर के पास एक पड़ोसी हैं जो 50 साल से बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, उनको कैंसर नहीं हुआ, और दूसरी तरफ हैं बिल्कुल साधु संत, ना ड्रिंक करते हैं, उनको हो गया। तो फिर आप लोग तो ऐसे ही बोलते हो। तो इसमें मेरा आपको ये कहना है, और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कैंसर बनाने में। एक तो एनवायरनमेंट होता है और एक आपका जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप में 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक तो कैंसर प्रिवेंटिंग जीन्स होते हैं और एक कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट को एक दफ़े अपन अलग रखें। अगर आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी कैंसर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं है, और आपके कैंसर प्रोटेक्टिंग जीन्स कमज़ोर हैं, तो आपको कैंसर हो सकता है। तो सर, अभी जो आप कह रहे हैं कि कैंसर प्रिवेंटिंग जीन्स, तो जिस तरह के सेल फोन्स में हम मोबाइल नया खरीदते हैं तो उसमें इनबिल्ट फीचर आता है, इस तरह हमारी बॉडी में इनबिल्ट फीचर आता है। वेरी ट्रू।
और इसमें आज की तारीख में मे बी 5 साल में चेंज हो जाए सिचुएशन, 10 साल में चेंज हो जाए, बट आज की तारीख में अपने जीन्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। जो चीज़ चेंज कर सकते हो वो आप एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों को विनती है कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसको कैंसर प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट बनाएं, उसको कैंसर प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाएं। फिर आपके जीन्स कैसे भी हो, जितना भी ज़्यादा बचाव आप कर सकते हो वो आप कर पाओगे। डॉक्टर साहब, ये कैंसर क्या आनुवंशिक बीमारी माने इस बात इसको? अभी आपने जैसे कहा कैंसर प्रिवेंटिंग जीन्स अगर नहीं है तो क्या, अगर किसी को फैमिली में हुआ है तो क्या जिस तरीके से डायबिटीज़ के लिए हम कह देते हैं कि एक पीढ़ी में थी तो दूसरी पीढ़ी में डेवलप हो गई, तो क्या कैंसर भी इस तरह का डेवलप हो सकता है? तो जैसे 100 पेशेंट्स कैंसर के अपन लें, उससे 10 से 15% पेशेंट्स जो होते हैं, 10 to 15%, वो जेनेटिकली ड्रिवन होते हैं। उसमें जो जीन्स हैं जो कैंसर बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके या तो पेरेंट्स से या ऊपर के किसी एंसेस्टर से आपके पास आए हैं, बट दैट अकाउंट्स फॉर ओनली 15% ऑफ कैंसर्स। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है पेशेंट्स, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, और उसमें 2 जीन्स आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिए हैं जिनको BRCA1 BRCA2 बोलते हैं। और आपने एंजेलिना जॉली जी की कहानी सुनी होगी, उनके फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की। उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उनका BRCA1 जीन पॉजिटिव आया, तो उन्होंने दोनों स्तनों का ऑपरेशन कराया। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन जरूर हुआ, जिससे आपको और मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक बात। बट शी वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ गेटिंग बोथ हर ब्रेस्ट ऑपरेटेड व्हेन दे डिड नॉट हैव एनी डिजीज। सो वो एक एक्सट्रीम जो है वो भी है। बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 से 15% पेशेंट्स जो कैंसर के होते हैं वो जेनेटिकली भी। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस चर्चा में छूट गया वो सवाल ये है, जहाँ से हमने चर्चा की शुरुआत की थी, कि कैंसर घातक नहीं है, गंभीर है, क्योंकि आज हमारे पास इलाज की कई विधियाँ उपलब्ध हैं। तो ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे हम वर्तमान में कैंसर को ट्रीट करते हैं, और साइंस ने क्या उतनी तरक्की कर ली है इससे भी आगे, जहाँ जाके हम पर्टिकुलर सेल्स को किन्हीं थेरेपीज़ की मदद से कैंसर को ठीक कर पाएँ? तो आपने जो कन्वेंशनल थेरेपीज़ हैं जो बहुत टाइम से चल रही हैं वो 3 मेन हैं। एक तो सर्जरी है, ऑन्को सर्जरी जिसको बोलते हैं, एक रेडिएशन ट्रीटमेंट है, और एक कीमोथेरेपी है। ये 3 पद्धतियां तो 30, 40, 50 साल से चल रही हैं। अभी कुछ नई थेरेपीज़ आई हैं जिनको हम लोग एक तो टारगेटेड थेरेपीज़ बोलते हैं और एक इम्यूनोथेरेपीज़ बोलते हैं। जैसे अपन कीमोथेरेपी देते हैं किसी कैंसर के लिए, तो कीमोथेरेपी कैंसर के सेल्स को तो नष्ट करती ही है, बट कुछ समान कोशियों को, नॉर्मल सेल्स को भी नष्ट करती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टारगेटेड थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि जो कैंसर का सेल है उसके ऊपर, उसकी सतह पे एक टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ मेडिसिन्स डेवलप करते हैं। फिर जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ गोलियाँ भी होती हैं, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, तो सिर्फ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और नॉर्मल सेल्स पे असर नहीं पड़ता, जिससे कैंसर को रोकथाम में, क्योर में फ़ायदा होता है और टॉक्सिसिटी कम होती है। दूसरी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इम्यूनोथेरेपी होती है, जिसमें हम इम्यून सिस्टम को यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये इसका खूब अभी प्रचलन चल रहा है, और दिस इज सपोज टू बी द लेटेस्ट थेरेपी फॉर सम कैंसर्स। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी, जिन्होंने आपको काफ़ी विस्तार से कैंसर, उसके सिम्टम्स, उसके इलाज और वो कितना गंभीर है, इन सब के बारे में बताया। और विशेष बात जो उन्होंने कही कि कैंसर का एक प्रमुख कारण आपकी जीवन शैली है, तो आप हो सकें तो डॉक्टर साहब की सलाह मानें और अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।